proud occasion of the 76th Republic Day of India. I, Ritika, And I, Arav, extend our heartfelt greetings to our honorable chief guest of today's celebration, Shri Moolchand Gupta ji, Chairman, the Maharaja Agrasen Public School Society, Kurukshetra, Worthy President, School Managing Committee, Shri Rajesh Agrawal ji, esteemed founder members, revered members of the School Managing Committee, respected Madam Principal, teachers, and my dear friends. today we gather here to celebrate the day when the foundation of our democracy was laid with the adoption of our constitution. As we stand here under the majestic tricolor, let us remember the sacrifices of countless heroes who gifted us this freedom and democracy. यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे हम गीता पढ़ते हो या कुरान, हमारे सीने में
पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का। पर कभी सोचा है आपने कि ये मुल्क आखिर होता क्या है? समाजशास्त्री कहते हैं कि एक ही नस्ल, धर्म, जबान, परचम और हुक्म को मानने वाले बाशिंदों के समूह से बनता है एक मुल्क, एक देश। मगर हिंदुस्तान जैसे बहुत सी भाषाओं, धर्मों और तमाम जातियों प्रजातियों वाले सब कॉन्टिनेंट को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। और ऐसे मुल्क, ऐसे समाज में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर आगे चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चल सकता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आईना। ये आईना ही तो वो आईना है जिसमें देखकर ही हम खुद को पहचान पाते हैं और सवाल भी सकते हैं। मैं आपको इस जादुई आईने के अंदर के संसार की सैर पर ले जाऊंगी। ये कैसे बना, कब बना, किस किसने बनाया और क्यों बनाया? तो चलिए चलते हैं वहां जहां कहानी शुरू हुई थी, हमारे संविधान की। दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। और जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई, तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई। My mentor, Gopal Krishna Gokhale, presented to the British government a note on the Constitution in 1914. And the British said, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be framed only by Indians. Now it works. अब गांधी जी की सरपरस्ती में इतिहास ने दोबारा हमें एक नए भारत को गढ़ने का मौका दिया था। कांग्रेस नेता और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना गया है। और उनके बाद जब उनका बेटा जवाहर कांग्रेस का सदर बना, तो उस युवा नेता ने हिंदुस्तान के अपने संविधान के सपने को और शदीद तरह से सबके सामने रखा। आजादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदलकर नहीं मिला करती। इस तरह तो नए निजाम के नाम पर अंग्रेजों की पुरानी गुलामी को और मजबूत किया जाएगा। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे, अपना आईन तय करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने सभी पार्टियों से मशवरा करके एक साझे संविधान का खाका बनाने की कोशिश की। इधर वर्ल्ड वॉर 2 की मार और इधर आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन के चलते अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का इरादा नेस्तनाबूद हो चुका था। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीते, मगर बेचारे चुनाव हार गए और बर्तानिया के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने काम फौरन शुरू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर पहली बार हिज मैजेस्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन। लॉर्ड साहब यानी वाइस रॉय की शिमला कोठी में बैठक लग रही थी और वहां भारत भर की अहम सियासी हस्तियां जमा हो रही थीं। कांग्रेस की तरफ से आए थे उनके अध्यक्ष मौलाना आजाद, साथ में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफार खान। मैं और मेरे साथी
इस वक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आजादी की पेशकश लिए मौजूद हैं। बाकी मसाइल दोनों में जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जमा होगी एक आजाद हिंदुस्तान के ख्वाब की ताबीर करने के लिए। That we Muslims of India have our own group of states that may decide its own constitution. What are the groupings you have in mind, Mr. Jinnah? All the Muslim majority states like Sindh, Punjab, Balochistan and Northwest Frontier Province will form the first group. And the states of Assam and Bengal will be the second group. Mr. Jinnah, if, as you suggest, these groups separate from the body of India, then pray tell us, what is left for the Constituent Assembly to make laws for? The rest of India in the center and the south. And what happens to the princely states? Well, they can have their own constituent assemblies. No! India is one and will remain one country. This is not acceptable to us. We are here to discuss the fate of a united India, not to break India into pieces. And if this is the purpose of this mission, I am afraid we have no business being here. जिन्ना साहब चाहते थे कि हिंदुस्तान के पूर्व में असम और बंगाल और पश्चिम में 4 मुस्लिम बहुल सूबों के लिए एक अलग संविधान सभा बने और बाकी के भारत के लिए दूसरी संविधान सभा, और राजे रजवाड़े खुद अपने आप तय करें कि उन्हें किसी के साथ जाना है या खुद मुख्तार रहना है। जाहिर है कांग्रेस के नेताओं को ये अनेक संविधानों की सूरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। कल कुछ लोगों ने ग्रुपिंग्स के लिए तजवीज पेश की थी जो हमारे मुल्क को मजहब व मिल्लत की बिना पर बांटने की एक पेशकश है। अब ऐसी किसी भी तरह की पेशकश के सख्त खिलाफ है। हिंदुस्तान एक मुल्क है और एक ही असेंबली इसका आइन बना सकती है जिसमें तमाम सूबों, इलाकों, मजहबों और फिरकों के चुने हुए मेंबरान राजे रजवाड़ों के भेजे हुए नुमाइंदे भी शामिल होंगे। यूं नया संविधान बनाना तय हो गया। बातचीत, सुलह सफाई, रूठने समझाने मनाने के 2 महीने यकबयक खत्म हो गए। कैबिनेट मिशन वापस लौट गया। पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार में वाइस प्रेसिडेंट और सरदार पटेल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। 9 दिसंबर 1946 के ऐतिहासिक दिन पहली बार इकट्ठा हुई भारत की संविधान सभा। हिंदुस्तान को एक नया रूप देने के लिए, एक नए संविधान को आकार देने के लिए सारे महत्वपूर्ण लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे। संविधान सभा ने सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उनकी निगरानी में सारे सदस्यों ने शपथ ली। फिर सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बहनों और भाइयों, इस देश में जहां जात पात के इतने झगड़े फैले रहते हैं, आप लोगों ने हमें चुनकर एक तरह से अपनी जात से बाहर कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शायद आप में से हर एक आदमी ये भी उम्मीद रखता है कि इस सभा के कार्यों में मैं कोई ऐसा कार्य न कर बैठूं जिससे कि ये बात जाहिर हो कि मैं किसी खास दल या किसी खास फिरके का आदमी हूं। Nothing is more valuable than the freedom to be free. Let us hope and pray that as the result of the labors of this Constituent Assembly,
we shall have achieved that freedom and we shall be proud of it. पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बोलते हुए राजेंद्र बाबू ने सबके दिलों को छू लिया। 13 दिसंबर के ऐतिहासिक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो हमारे आईन की नींव बनने वाला था, और ये था संविधान के लक्ष्य और ध्येय के बारे में, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। भारत की अक्षुण्णता, अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता तक की बात अपने प्रस्ताव में रखी थी पंडित नेहरू ने। Mr. Chairman, the resolution that I am placing before you defines our aims and describes an outline of the plans and points to the way which we are going to tread, is in the nature of a pledge. And I hope the House will pass this resolution, which is of a special nature. I beg to move, 1. This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent, sovereign republic. पंडित नेहरू चाहते थे कि हिंदुस्तानी देश की राजभाषा बने। बरसों से महात्मा गांधी भी भारत भर में हिंदुस्तानी जबान और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। हिंदुस्तानी भाषा को न संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाना चाहिए, न फारसी भरी उर्दू। इसे तो दोनों का एक मीठा सा मिश्रण होना चाहिए। हिंदुस्तानी में दूसरे इलाकों की बोलियों से भी शब्द लेने चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो विदेशी भाषाओं से भी। हाँ, अगर वो लफ्ज आसानी से राष्ट्रभाषा में घुल मिल सकें तो। इस तरह हमारी राष्ट्रभाषा को एक ऐसी शक्तिशाली जबान बनाना होगा जो सारे इंसानी विचारों को और जज्बों को बयान कर सके। सिर्फ हिंदी तक या उर्दू तक अपने आप को सीमित रखना तो देश की अक्ल और आत्मा के साथ अपराध होगा। So, the final decision is that we should adopt Hindi as the language for all official purposes of the Union under the Constitution. ये संविधान सभा अपना पक्का अहद जाहिर करती है कि हम भारत को एक आजाद घोषित करते हैं। आजाद हिंदुस्तान को अपनी सारी सत्ता जनता से ही हासिल होगी, और इसकी गारंटी देते हैं कि भारत के पूरे आवाम को सियासी, सामाजिक और आर्थिक इंसाफ, दर्जे, तरक्की और कानून के आगे बराबरी, विचार, बयान, राय, धर्म, पूजा, नौकरी, संगत और काम की आजादी, माइनॉरिटीज, पिछड़ों, आदिवासियों और दूसरी दबी पिछड़ी जातियों को माकूल सुरक्षा, गणराज्य की सीमाओं और जमीन की अखंडता की हिफाजत, ताकि एक अधीन देश दुनिया के तमाम मुल्कों में अपना सही सम्मानित स्थान पा सके
और तन मन धन से विश्व शांति और मानवता के कल्याण में हाथ बढ़ा सके। हमारा संविधान सोचने, बनाने और लिखने में सबसे बड़ा हाथ बटाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी ऐतिहासिक वक्ता के रूप में खड़े हुए। On the 26th January 1950, India would be a democratic nation, in the sense that India from that day would have a government of the people, by the people, and for the people. The motion is adopted. जनवरी को संविधान सभा आखिरी बार एक महत्वपूर्ण काम के लिए मिली। इस दिन जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंशिका कक्षा 8वीं अ की छात्रा हूँ। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू,
सब कहते हैं अधिकार के साथ कर्तव्य क्यों सह लूं? सब कहते हैं अधिकार के साथ कर्तव्य क्यों सह लूं? पर कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू। कर्तव्य नहीं था पहले संविधान में, कर्तव्य नहीं था पहले संविधान में, लोग रहते थे बस ऐसे ही अभिमान में। कर्तव्यों को लाना पड़ा संविधान में, कर्तव्यों को लाना पड़ा संविधान में, क्योंकि कम हो गया था प्यार और भाईचारा इस जहान में। दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है। हम सबको जो जोड़ कर रखे यह मेरे भारत का संविधान है। आज की इस दुनिया में, आज की इस दुनिया में कोई नहीं छोड़ता अधिकारों को लेने की कोई कसर, और होता क्यों है जुल्म सिर्फ कर्तव्य और कर्तव्यनिष्ठ लोगों पर। कर्तव्य निभाकर हमें होना चाहिए हम पर गर्व, कर्तव्य निभाकर हमें होना चाहिए हम पर गर्व, तभी बढ़ेगी कर्तव्यनिष्ठ लोगों की भारत में दर। पता नहीं कहां से आई ये सोच चली, पता नहीं कहां से आई ये सोच चली, जिसने देश की सोच बदली। इसी को नजरअंदाज करके, इसी को नजरअंदाज करके दुनिया ठोकर ही खा जाती है, लेकिन ठोकर खाकर ही दुनिया को समझ आती है। एक जन का कर्तव्य तो दूसरे जन का अधिकार है, एक जन का कर्तव्य तो दूसरे जन का अधिकार है। ये इसी को जानो, यही सच्चा दरबार है। यह तो एकता का अनेकता परिवार है, यह तो एकता का अनेकता परिवार है। हम सबको कर्तव्य करना भी स्वीकार है। अगर एक को चैन की नींद सोने का अधिकार है, अगर एक को चैन की नींद सोने का अधिकार है, तो दूसरा उसको लाउड साउंड से न सताने को तैयार है। एक बार मैं फिर कह लूं, एक बार मैं फिर कह लूं, कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू। जय हिंद, जय भारत। वाह, कितनी सुंदर प्रस्तुति थी। Today we gather here to celebrate the spirit of Republic Day, the day when India adopted its constitution and became a republic, a day when democracy, unity and equality became the foundation of our great nation. Absolutely. 26th January is not just a day, but a reminder of the values of justice, freedom and democracy that our Constitution promises. And today we are going to celebrate these values through the power of music. Indeed, music has a unique way of connecting our hearts and reminding us of our shared identity as Indians. Today, through this beautiful performance, we will relive the essence of the Indian Constitution, the unity of our diverse country and the freedom we cherish every day. भाषा बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूरब से लेकर पश्चिम तक सारा एक है हिंदुस्तान, सारा एक है हिंदुस्तान। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। इस धरती ने जन्म दिया है, यही पुनीता माता है। एक प्राण दो देह सरीखा, उससे अपना नाता है। यह धरती है पार्वती माँ, यही राष्ट्र शिव शंकर है। दिन मंडल सांपों का कुंडल, कण कण रुद्र भयंकर है। यह पावन माटी ललाट की, ललित ललाम ललाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी, कभी देश की माटी है। युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है। सिख, मराठे, राजपूत, क्या बंगाली, क्या मद्रासी, इस मंत्र का जाप कर रहे युग युग से भारतवासी। बुंदेले अब भी दोहराते, यही मंत्र है झांसी में। देंगे प्राण न देंगे माटी, गूंज रहा है नस नस में। शीश
without any further ado, let's enjoy this beautiful musical tribute to the Republic of India. La
को भी स्वस्थ बनाता है। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों की डंबल्स के साथ शारीरिक व्यायाम के रूप में एक सुंदर प्रस्तुति। Dancers are considered to be the messengers of God. Dance can leave us awestruck. So let's invite our dancers who will present a vibrant performance through which they will bring this Republic Day theme to life and fill us with love, pride and respect for our country. ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा। खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं।
सामने दुश्मन की सलामी दे खूबसूरत रूप तेरे उजाले तुझसे जुदा नहीं होने वाले आखिर तक हम सफर पे लगे थे जय हिंद जो नस नस में है हर बाजी मेरे बस में है सिंहाने के जो सलाम बोले सलाम 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 वंदे मातरम सलाम सलाम वंदे मातरम Marvelous. Now, I will further request our eminent chief guest of the day, Shri Moolchand Gupta ji, to bless us all with his words of wisdom. I will further request Madam Principal to kindly accompany him. वर्दी प्रधान जी, मेंबर्स, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर हम सभी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम सब यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आज हम इकट्ठे हुए हैं। यह हम देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इन दिनों भारत के लिए खुशी की बात है खुशी की एक स्वतंत्रता गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया था। यह दिन हमारे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागृत करता है और हमें यह भी नई दिशा और प्रेरणा देता है कि संविधान का नया दिन हम इकट्ठे होकर संदेश देते हैं। हमारे संविधान के लिए एक नया स्वतंत्र और किया जाता है। एक बार मैं फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। जो बच्चों ने आज यहाँ पर ये संविधान के बारे में हमारे को बताया है, ये बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। मैं सब बच्चों को, इन टीचरों को, प्रिंसिपल को, सबको बधाई देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम करने से आगे की जो बच्चे हैं इनको पता लगता है कि हमारा देश क्या था और कैसे हमारा देश आज कहाँ पहुँचा है। मैं कल के लिए छुट्टी घोषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। Thank you, sir. Now, I humbly request respected Madam Principal to present the vote of thanks. Warm greetings to the dignitaries present here. Honorable Chief Guest of the Day, Chairman of the Maharaja Aghasen Public School Society, Shri Moolchand Gupta ji, Revered President of the School Managing Committee, Shri Rajesh Agarwal ji, esteemed founder members and members of the School Managing Committee, worthy teachers and dear children.
I wish you all a very happy Republic Day. Every year on 26 January, as we gather to celebrate the spirit of our Republic, our hearts overwhelmed with a sense of pride and gratitude. Republic Day is the national occasion when we all come together as a united community, celebrating our diversity and cherishing the values that hold us together as a nation. The day also brings back the memory of all those struggles and sacrifices that marked the beginning of a new era in the history of our country and helped us to emerge as a sovereign, secular and democratic republic. 26th January, that's our Republic Day, was adopted in 1950, as you have read it in your books, have heard in the speech just now also. Earlier, when we got independence, we were facing so many challenges. The country was not in a condition where every Indian could dream or could move forward. Our leaders, great leaders, they laid down a roadmap in the form of a constitution for a educated and progressive India, where every Indian could dream and where every Indian got the hope. So today is also the day when we pay homage, we remember the architects of our constitution who gave us the world's most progressive constitution and a living, a breathing document that's been continuously guiding us and has put our country on the path of progress. Today we are one of the world powers and the whole world looks at us. Since its adoption in 1950, we have come a long way, and today we are the largest democracy, the most vibrant democracy of the world. So today is also the day when we need to think of all those values which form the basis of our constitution and honor them. And it's also a day to think of the responsibilities that it bestows on us. Dear children, our constitution makers, they gave us a roadmap, a moral framework, but the task of walking that path is our own responsibility. The most important thing to understand is that the responsibilities and rights, they are the two sides of a coin, as Anshika told in her poem. They always walk side by side. So, no doubt, we have come a long way. We have shown progress in almost every field. But today we are faced with, we are confronted with a very different kind of challenges. Economic growth has come at the cost of environmental degradation. As a result of climate change, natural calamities keep on striking every now and then. So we have to be in tune with the Mother Nature. We will have to strike a balance between the sustainability of the environment and sustainability of the growth. And you as future leaders have the power to shape the destiny of your nation. Embrace that power with grace and dignity, with courage. You need to be mindful of your civic duties, not in a forced way, but as a way of your life. You need to
be striving for excellence in every field, whatever you choose for yourself. It may be science, it may be sports, it may be music, but always look for excellence. And it is never too early to start. There is no dearth of role models around you. Look and get inspiration from the likes of Manu Bhaker, a 22-year-old Olympic shooter who won 2 medals at Paris Olympics and made us proud. D. Mukesh, at the age of 18, he became youngest world chess champion. And then there is Sindhura Raja, a 15-year-old from Karnataka who recently received Rashtriya Bal Puraskar, Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar before 26 January. She was awarded this award for the innovation she made. What she has made, she has designed a self-mobilizing device for the patient of Parkinson's in a very economical cost. So, what was the secret of their success? It is just one thing, that is discipline. Your discipline and public good at the heart is what derives us and which makes us achieve the best for ourselves as well as for the society. So educate yourself not just to have successful careers, but to realize the goals, national goals, where everybody can live with dignity and peace. So today let's all pledge together to uphold the principles enshrined in our Constitution and work for the welfare of the society. Now before I sign off, I place on record my heartfelt gratitude to our Chief Guest, Shri Moolchand Gupta ji, for his benign presence. Sir, we are blessed and we feel honored with your presence here today. Revered President of the School Managing Committee, founder members and members of the School Managing Committee, sir, we are also thankful for your unwavering support and guidance. Your inspiration has always made us to strive for the best. To my dedicated staff, a huge appreciation for everything you do, your hard work, your commitment. You are all playing a vital role in shaping tomorrow's leaders. And love and blessings to all the children for their participation, for showcasing their potential, their talent here. Your energy, your enthusiasm is always bringing life to any celebration. Once again, thank you all for your presence here. May we all continue to shine together as a community as well as proud citizens of our country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am. As we conclude this wonderful celebration, let us take a moment to reflect on the values enshrined in our Constitution and our role in shaping the future of our nation. Each of us has the power to make a difference through hard work, compassion, and dedication. Now, I request you all to stand up for Vande Mataram.
Wishing you all a very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat.